दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे है राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, जो हमारे 1944 में आया था। तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। कई बार परीक्षा में इससे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें सी राजगोपालाचारी कहते हैं, जो एक प्रमुख गांधीवादी नेता थे और मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे। उन्होंने क्या किया, भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने और पाकिस्तान की मांग को सुलझाने के लिए, क्योंकि हम देख सकते हैं 1944 से पहले काफ़ी सारे प्रयास किए जा चुके हैं, जिसमें क्या अंग्रेजों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा काफ़ी सारे प्रयास किए गए थे। लेकिन पाकिस्तान अपने लाहौर अधिवेशन में जो उन्होंने पाकिस्तान की मुस्लिम लीग, जो उन्होंने उन लाहौर अधिवेशन में जो पाकिस्तान की मांग की थी, उससे वह टस से मस नहीं हो रहा था। तो इसलिए क्या, हमारे जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एक सूत्र दिया, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित किया जा सके और पाकिस्तान की जो मांग है उसको सुलझाया जा सके। तो ये प्रस्ताव उन्होंने 10 जुलाई 1944 को एक समझौते के रूप में दिया। यह प्रस्ताव राजाजी फॉर्मूला या सीआर फॉर्मूला के नाम से प्रसिद्ध होता है। यह फॉर्मूला क्या है, हमारे राजाजी फॉर्मूला या सीआर फॉर्मूला के नाम से प्रसिद्ध होता है। इस फॉर्मूले की बात करें तो इस फॉर्मूले का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवाना था। क्या था इस फॉर्मूले का मुख्य उद्देश्य? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता करवाना था, ताकि मुस्लिम लीग क्या राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करे, जिससे अंग्रेजी को क्या भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये अकेले कार्य नहीं कर सकती थी, उसे मुस्लिम लीग का सहयोग तो चाहिए था। अब मुस्लिम लीग का सहयोग चाहिए था, तभी वह अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर सकते थे। लेकिन यह फॉर्मूला सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस फॉर्मूले को खारिज कर दिया, अर्थात दोनों के मतभेद कुछ मामलों में थे, जिससे मामला खारिज हो जाता है। अब बात करते हैं राजगोपालाचारी फॉर्मूले की पृष्ठभूमि की। राजगोपालाचारी फॉर्मूला किन परिस्थितियों में आता है? द्वितीय विश्व युद्ध और स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय सहमति के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू होता है, तब अंग्रेज क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार क्या करती है, भारतीय की सहमति के बिना ही, मतलब भारतीयों से पूछे बिना ही भारतीयों को युद्ध में शामिल कर दिया। इस कारण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। क्या क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है, जिसके तहत गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। जिसके बाद क्या होता है, हमारा एक बड़ा मूवमेंट होता है। बड़ा मूवमेंट कौन सा था? 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके तहत क्या गांधी जी समेत जो सारे बड़े बड़े नेता थे, उनको जेल में डाल दिया गया। अब बात करें मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग, तो 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें एक अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो मुस्लिम लीग के जो लाहौर प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव में एक अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग का कहना था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग धर्म नहीं है, बल्कि ये अलग अलग राष्ट्र है और वे कभी भी एक साथ नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए संघर्ष करने की बजाय अलग अलग राष्ट्र होने ही बेहतर है। बात करें समझौते की आवश्यकता की। अब ये सीआर फॉर्मूला, ये दोनों समझौता करवाने के लिए किया जा रहा था, तो इस समझौते की जरूरत क्या थी? ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई हुई थी, जिससे भारत की स्वतंत्रता में देरी हो रही थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो मुस्लिम लीग थी उसको भड़का रही थी बार बार पाकिस्तान के लिए, तो बार बार भड़का रही थी, तो और वो भड़क भी जाती थी, और वो अंग्रेजों से ज़्यादा अपना दुश्मन किसे मानती थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, मुस्लिम लीग। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई हुई थी, और इसी वजह से भारत की स्वतंत्रता लेट हो रही थी, देरी हो रही थी। राजगोपालाचारी ने सोचा, अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाए तो ब्रिटिश सरकार पर स्वतंत्रता देने का दबाव आसानी से बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं इस राजगोपालाचारी फॉर्मूले की। तो इस फॉर्मूले में क्या था? पहले बात करें, ब्रिटिश सरकार को पहले भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा करनी चाहिए। फॉर्मूले में ये कहा गया कि ये भारत पाकिस्तान और सारे प्रावधान बाद में लागू किए जाएंगे। इसके प्रावधान आगे हैं सारे प्रावधान, लेकिन प्रावधान तभी लागू किए जाएंगे जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे, अर्थात पहले अंग्रेज जब भारत को स्वतंत्रता देंगे तभी सारे के सारे प्रावधान लागू होंगे।
फॉर्मूले के अनुसार ब्रिटिश सरकार को पहले ये वादा करना होगा कि वह भारत को स्वतंत्र करेगा और स्वतंत्रता के बाद ही सारे प्रावधान लागू किए जाएंगे। फिर बात करें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक अलग राज्य मतलब पाकिस्तान बनाने का अधिकार होगा। क्या होगा, जितने मुस्लिम बहुल राज्य हैं, क्षेत्र हैं, उनको एक अलग राज्य जिसे पाकिस्तान नाम दिया गया आज तो, लेकिन पहले कोई नाम नहीं दिया गया था, वह बनाने का अधिकार होगा। यदि मुस्लिम बहुल प्रांत चाहे तो एक अलग संप्रभु राज्य पाकिस्तान बनाने के लिए क्या जन्म संग्रह कर सकते हैं, मतलब रेफरेंडम करना पड़ेगा, जन्म संग्रह करना पड़ेगा, जिसमें जनता की राय ली जाएगी कि वे अलग राज्य बनाना चाहते हैं या नहीं। अगर अलग राज्य बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक संप्रभु अलग राज्य बना दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक शब्द आप याद रखेंगे, रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह करवाया जाएगा। फिर हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय को सहमत होना होगा, मतलब विभाजन तभी होगा जब हिंदू और मुस्लिम दोनों इसकी सहमति देंगे और जनमत संग्रह में इसका समर्थन करेंगे। लेकिन जनमत संग्रह से पहले सभी राजनीतिक दलों को अपने प्रचार की छूट होगी कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन क्षेत्रों के अंदर अपना प्रचार प्रसार कर सकती है जनमत संग्रह से पहले। तो और जनमत संग्रह के बाद जब हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज इसकी सहमति देंगे तभी यह होगा, मतलब अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाएगा। यह एक अलग जो मुस्लिम प्रांत है उसको बनाया जाएगा, तो इसके लिए दोनों का राजी होना जरूरी है। फिर यदि दोनों राजी हो जाते हैं और विभाजन होता है तो विभाजन की स्थिति में क्या करेंगे, साझा रक्षा और आर्थिक सहयोग होगा। मतलब विभाजन की स्थिति में एक संघ का निर्माण होगा जिसमें रक्षा, विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर्स और संचार इनको साझा रखा जाएगा। अर्थात 3 मामले हैं जो दोनों के मतलब भारत के और जो दूसरा संप्रभु राष्ट्र बनेगा उनके रक्षा, विदेश मामले, कम्युनिकेशन, संचार, इन तीनों को साझा रखा जाएगा। फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने अपने देशों में अल्पसंख्यकों की जो अधिकार है उनकी रक्षा का वादा करेंगे कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में जो भी समुदाय होगा अल्पसंख्यक समुदाय उनकी रक्षा का वादा करेंगे। फिर बात करें स्वतंत्र भारत के लिए एक कार्यकारी अंतरिम सरकार बनेगी। क्या स्वतंत्र भारत के लिए एक कार्यकारी अंतरिम सरकार बनेगी। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद एक कार्यकारी अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जिसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। और राजगोपालाचारी फॉर्मूले की बात थी कि ये सब चीज़ें कब लागू होगी, जब भारत को ब्रिटिश सरकार आज़ादी दे देगी। अब बात करें तो राजगोपालाचारी फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले पर विभिन्न दलों की क्या प्रतिक्रिया रही। पहली प्रतिक्रिया थी कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने इस फॉर्मूले का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि वह हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे। क्या वो हिंदू मुस्लिम में एकता चाहते थे। लेकिन कांग्रेस के कई नेता पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे किसी भी तरीके से। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने तो इस प्रस्ताव से भारत की एकता को खतरा बताया। क्या बताया? हमारे सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस प्रस्ताव से भारत की एकता को बहुत बड़ा खतरा है। फिर मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया रही। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस फॉर्मूले को तो पूरी तरह से खारिज कर दिया। जिन्ना का कहना था कि भारत की स्वतंत्रता से पहले पाकिस्तान का गठन होना चाहिए, न कि आज़ादी के बाद। मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि पाकिस्तान की स्थापना बिना किसी जनमत संग्रह के हो, अर्थात जनमत संग्रह नहीं होना चाहिए, एक स्वतंत्र राष्ट्र की गठन होना चाहिए। फिर हमारी हिंदू महासभा की क्या प्रतिक्रिया रही। वीर सावरकर और हिंदू महासभा ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि भारत को विभाजित करना राष्ट्र के साथ धोखा करना होता है। क्या? भारत को विभाजित करना राष्ट्र के साथ धोखा करना होगा। अब बात करें हमारे राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला था वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण थे। पहला, मुस्लिम लीग का स्पष्ट इनकार। तो मुस्लिम लीग को लगा कि इस प्रस्ताव से पाकिस्तान मिलने की गारंटी नहीं है। जो हमारा राजगोपालाचारी फार्मूला है, तो इस राजगोपालाचारी फार्मूला के से क्या पाकिस्तान मिलने की कोई गारंटी नहीं हो रही है। जिन्ना चाहते थे कि भारत की स्वतंत्रता से पहले पाकिस्तान बने, क्या भारत की आज़ादी से पहले ही क्या है पाकिस्तान बना दिया जाए। अब इसी क्रम में मोहम्मद अली जिन्ना की कुछ मांगे थी। ये हमारे पास में शादी हो रही है जिसका गाना बज रहा है। तो मोहम्मद अली जिन्ना की मांगे क्या थी कि वो ये चाहते थे जनमत संग्रह केवल मुस्लिम, जनमत संग्रह यदि हो उन एरिया में तो केवल मुस्लिम लीग की प्रचार करे। तो जनमत संग्रह में केवल मुस्लिम ही वोट करेंगे, हिंदू या अल्पसंख्यक समुदाय वोट नहीं करेगा। तीसरा, यदि वोट में वो जीत जाते और एक अलग मुस्लिम प्रांत की गठन की बात आती है तो जिन्ना ने साझा संघ मतलब कंबाइंड फेडरेशन को तो कतई अस्वीकार कर दिया कि कंबाइंड न तो रक्षा, संचार
और विदेशी मामले, तीनों में से कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाए कंबाइंड में, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बनेगी, जो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान है, उनको मिलाने के लिए गलियारा मतलब कॉरिडोर बनाया जाएगा। और फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों से कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम दोनों को बांटो और जाओ। अब कांग्रेस का विरोध की बात करें, कांग्रेस के विरोध की, तो कांग्रेस के कई नेता पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए वह राजगोपालाचारी फॉर्मूले को मना कर देते। वे मानते थे कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र होना चाहिए, न कि टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर हिंदू महासभा और अन्य दलों के विरोध की बात करें तो हिंदू महासभा ने इसे राष्ट्र विरोधी कहा और पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। उनका यह मानना था कि भारत का विभाजन कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता और किसी भी शर्त पर नहीं। फिर बात करें ब्रिटिश सरकार की उदासीनता, ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव में ज़्यादा कोई रुचि दिखाई भी नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि ठीक है, सभी ने मना कर दिया, उन्होंने बताया और सभी ने मना कर दिया, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्रिटेन चाहता था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में लड़ते रहे ताकि वे अपने भारत में शासन अपन बना के रख सके, ताकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में लड़ते रहेंगे तो आज़ादी देने वाली बात तो सामने आएगी ही नहीं। फिर आता है राजगोपालाचारी फॉर्मूले, तो इतना बेकार तो नहीं था, उसके कुछ प्रभाव पड़े। तो प्रभाव की बात करें, पहले होता है हमारे गांधी जिन्ना वार्ता, तो इस 1944 में इस फॉर्मूले के आधार पर गांधी और जिन्ना के बीच में बातचीत हुई, जिसे गांधी जिन्ना वार्ता कहा गया। इस दौरान गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को मनाने का काफ़ी प्रयास किया, यहाँ तक कि गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम तक कह दिया। तो आप याद रखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। यह बातचीत असफल रही। क्या यह बातचीत असफल रही? क्यों? क्योंकि जिन्ना पाकिस्तान की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तान की मांग को और बल मिलता है इससे। इस फॉर्मूले ने अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को और मजबूत कर दिया और मुस्लिम लीग को लगा अगर कांग्रेस भी इस तरह के प्रस्ताव देने लगी है तो पाकिस्तान की मिलने की संभावना अब बढ़ रही है। फिर बात करें भारत के विभाजन की नींव रखी गई। यह पहला मौका था जब किसी गांधीवादी नेता ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की संभावना जताई कि ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान का निर्माण हो जाए। आगे चलकर 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का इससे निर्माण होता है। अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला भारत की स्वतंत्रता और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक समझौता करने का प्रयास था, ताकि भारत की स्वतंत्रता भी हो जाए और हिंदू मुस्लिम जो एकता वो भी हो जाए। हालांकि सफल नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने इसे खारिज कर दिया था। इस फॉर्मूले के असफलता होने के कारण 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता भी असफल हो जाती है। इससे क्या होता, मुस्लिम लीग को और मजबूती मिली, जिससे 1946 के चुनाव में जीत हासिल कर ली गई और पाकिस्तान की मांग को और अधिक प्रभावशाली बना दिया गया। अंततः 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का गठन होता है। इस प्रकार राजगोपालाचारी फॉर्मूला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण लेकिन विवादास्पद अध्याय था, जिसने भारत के विभाजन की ओर एक और कदम आगे बढ़ाया। तो इस तरह आज हमने राजगोपालाचारी फॉर्मूले के बारे में देखा, इसके सभी पहलुओं को देखा, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लाभप्रद रहेगा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।